ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। प्रिय बच्चों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, इकाई फर्स्ट की बात हमने उसमें की थी और इकाई फर्स्ट में मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। आज हम सेकंड यूनिट इकाई सेकंड में पढ़ेंगे जनसंख्या संरचना के बारे में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने एक पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधनों की हम बात करते हैं तो उसमें जनसंख्या पहलू का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, उनका विदोहन, उनका इस्तेमाल एकमात्र मानव के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए मानव, वहाँ पर हमने बात की थी कि मानव संसाधनों का जनक भी होता है। प्यारे बच्चों, जनसंख्या संरचना के अंतर्गत हम देखते हैं, या इससे पहले हमारे मन में एक प्रश्न आता होगा कि किसी प्रदेश में वहाँ कितने लोग हैं, उस प्रदेश में युवा वर्ग के लोग कितने हैं, वृद्ध लोग कितने हैं, बच्चों की संख्या कितनी है। इसके अलावा उस प्रदेश का जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है। इसके अलावा उस प्रदेश के लोग क्या गांव में निवास करते हैं या शहरों में निवास करते हैं, वे लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, उनका शिक्षा का स्तर कैसा है। इसके अलावा उस प्रदेश में रहने वाले लोग, उस क्षेत्र के लोग अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कौन कौन से कार्यों में संलग्न रहते हैं। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए हम जनसंख्या संरचना का अध्ययन करते हैं। हमारा पहला प्रश्न भी आता है कि जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन से क्या अभिप्राय है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन से तात्पर्य है किसी भौगोलिक इकाई क्षेत्र में, उस प्रदेश में रहने वाले लोगों की या जनसंख्या की उन जनांकीय विशेषताओं से होता है जिसके अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं जैसे आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात, या इसको हम कह सकते हैं लिंगानुपात, व्यावसायिक संरचना, ग्रामीण और नगरीय संगठन, साक्षरता आदि, इन सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। एक बार आप पुनः सुनेंगे कि जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन से तात्पर्य, अभिप्राय किसी प्रदेश के जनसंख्या में उन जनांकीय विशेषताओं से है जिसके अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं जैसे आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात या लिंगानुपात, व्यावसायिक
संरचना, ग्रामीण नगरीय संगठन और साक्षरता आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम एक एक करके इन बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं। कई बार स्पेशल ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आयु वर्ग या आयु संरचना से क्या तात्पर्य है। आयु वर्ग या आयु संरचना से तात्पर्य है किसी प्रदेश के लोगों को उनकी आयु या उम्र के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखकर अध्ययन करने से है। अध्ययन करने से है अर्थात उस प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को उनकी आयु या उम्र के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में अलग अलग भागों में बांट करके अध्ययन करने से होता है। अर्थात विश्व को देखा जाए तो 3 आयु वर्गों में बांटा गया है। किसी प्रदेश के लोगों को उनकी आयु या उम्र के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखकर अध्ययन करने से है। विश्व को मूलतः उनकी आयु या उम्र के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। जिसमें हम बात करते हैं आयु वर्ग। इसमें फर्स्ट आपका आता है बाल वर्ग, सेकंड आपका आता है प्रौढ़ वर्ग या अपन इसको कह सकते हैं युवा वर्ग, और तीसरा आपका आता है वृद्ध वर्ग। इस प्रकार से विश्व को आयु संरचना या आयु वर्ग के आधार पर देखें तो 3 भागों में बांटा गया है। 3 वर्ग माने गए: बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग या युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि किसी भी प्रदेश के आर्थिक विकास की बात की जाती है तो किसी प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन के तहत जो विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, उससे पहले उस प्रदेश की जनसंख्या और उस प्रदेश में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों के मध्य के संबंध को पढ़ा जाता है। अतः उस प्रदेश में पाए जाने वाले बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग और वृद्ध वर्ग के लोगों का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हम जानते हैं बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग ये दोनों वर्ग मूलतः आश्रित जनसंख्या वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आश्रित जनसंख्या वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अर्थात बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग इन दोनों वर्गों में आने वाले लोगों को
हम आश्रित जनसंख्या भी कह सकते हैं। कई बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न भी आ जाता है कि आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत किन वर्गों को रखा गया है। तो बच्चों, इसमें आपके दो ऑप्शन हैं, बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग। अब हम ये देखते हैं कि बाल वर्ग के अंतर्गत किन लोगों को रखा गया है, प्रौढ़ वर्ग के अंतर्गत किन लोगों को रखा गया है और वृद्ध वर्ग के अंतर्गत किन लोगों को रखा गया है। इसके लिए अगर विश्व के आधार पर देखा जाए तो 0 से लेकर के 15 वर्ष, यानी कि जन्म से 15 वर्ष की आयु तक के सभी बालक बालिकाओं को बाल वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके अलावा 15 वर्ष से और लगभग 64 वर्ष तक प्रौढ़ वर्ग या युवा वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्ध वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको हल्का सा कंफ्यूज हो सकता है कि इसके आंकड़े जो आपको भारत के संदर्भ में अलग मिल सकते हैं। वहाँ हम बात करते हैं कि 0 से 15 वर्ष तक के को बाल वर्ग में, 15 से लगभग 59 वर्ष, वहाँ पर आपको 64 की बजाय 59 भी मिल सकता है, उनको हम रखते हैं प्रौढ़ वर्ग या युवा वर्ग में। और 60 वर्ष से अधिक उनको हम रखते हैं वृद्ध वर्ग में। आपका ये भी सही है, 15 से 59 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक। इस प्रकार से इसकी हम पहचान कर सकते हैं। इसमें जो युवा वर्ग या प्रौढ़ वर्ग है, जिसकी आयु 15 से 59 वर्ष मानी गई है, ये वास्तविक उत्पादक होते हैं। इनके अंदर श्रम क्षमता होती है, इसलिए किसी भी देश के विकास में प्रौढ़ वर्ग या युवा वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस देश में युवा वर्ग या प्रौढ़ वर्ग की जनसंख्या का योग अधिक होता है, वो देश उत्पादकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जबकि बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग, इसके अंतर्गत आने वाले लोगों को, क्योंकि बच्चों के लालन पालन, उनके पोषण, उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी पढ़ाई लिखाई, इसी प्रकार से वृद्ध वर्ग के अंतर्गत आने वाले जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, इस वर्ग के लोगों को जिनके देखभाल, उनके रहन सहन, उनके स्वास्थ्य सेवाओं आदि पर उस देश की सरकार को खर्च करना पड़ता है। अर्थात जैसे पेंशन वगैरह है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल वगैरह है आदि के लिए। अतः उस देश के विकास में वृद्ध वर्ग और बाल वर्ग का काफ़ी प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्रकार आपके आयु संरचना के अंतर्गत जो पहला टॉपिक हमने अभी ये पढ़ा है, आयु वर्ग क्या होता है या आयु संरचना क्या होता है, किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत आपने अभी देखा कि आयु वर्ग या आयु संरचना से तात्पर्य है उस प्रदेश की जनसंख्या या लोगों को उनकी अलग अलग आयु और उम्र के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है और बांट करके उसका अध्ययन किया जाता है। विश्व को आयु वर्ग या आयु संरचना के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ से भी अपना एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि विश्व को कितने आयु वर्गों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो आपके 3 आयु वर्ग हैं, बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग और वृद्ध वर्ग।
जैसा कि अभी मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 0 से 15 वर्ष, 15 वर्ष से कम और जन्म से लेकर के 15 वर्ष तक के लोगों को बाल वर्ग में शामिल किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा था कि ये लोग आश्रित जनसंख्या में आते हैं, क्योंकि ये स्वयं उत्पादक नहीं होते हैं, ये आश्रित होते हैं। इनके लालन पालन पोषण भोजन शिक्षा आदि व्यवस्थाओं पर, वस्त्र आदि पर उस परिवार को खर्च करना पड़ता है। इसी प्रकार से वृद्ध वर्ग, ये लोग भी आश्रित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन पर भी उस परिवार को या उस देश की सरकार को उनकी व्यवस्थाओं के लिए खर्च करना पड़ता है। जबकि प्रौढ़ वर्ग और युवा वर्ग ये स्वयं उत्पादक होते हैं, इनके अंदर स्वयं की कार्य क्षमता होती है। इसके अलावा यहाँ से एक प्रश्न और आता है, इसी के अंतर्गत एक और अपना क्वेश्चन बनता है, प्रजननशील जनसंख्या या प्रजननशील वर्ग। अर्थात इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम जो शामिल करते हैं, इसमें 49 वर्ष तक के लोगों को, 15 से 49 वर्ष तक के जो लोग हैं, इस आयु के महिला और पुरुषों को प्रजननशील वर्ग जनसंख्या के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इनके अंतर्गत प्रजनन करने की क्षमता होती है। और यही वर्ग, जिस देश में इस वर्ग की जनसंख्या अधिक होती है, वो देश आर्थिक विकास की दृष्टि से काफ़ी संपन्न होता है, सुदृढ़ होता है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, इसी में हम बात करते हैं स्त्री पुरुष अनुपात। देखिए बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जनसंख्या संरचना के अंतर्गत अध्ययन किया जाने वाला लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। अर्थात उस प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों का औसत कितना है, महिला और पुरुषों का जो अनुपात है उनका किसी भी प्रदेश की जनसंख्या में अधिक होना, कम होना आदि उस प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारा यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, हम बात करते हैं, तो यहाँ से अपना जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है लिंगानुपात किसे कहते हैं, तथा लिंगानुपात को निर्धारित करने का सूत्र क्या है, और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लिंगानुपात कम या अधिक क्यों पाया जाता है। आयु संरचना के अंतर्गत दूसरा टॉपिक है स्त्री पुरुष अनुपात यानी कि लिंगानुपात। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि किसी प्रदेश में उस प्रदेश की जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं का औसत क्या है। लिंगानुपात को यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं किसी प्रदेश की जनसंख्या में पुरुष और स्त्रियों के बीच का जो संतुलन है उसका सूचक माना जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ज्ञात करना ही उस प्रदेश का लिंगानुपात है। लिंगानुपात को परिकलन करने के दो सूत्र हैं, एक विश्व के संदर्भ में और एक भारत के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को ज्ञात किया जाता है, जबकि भारत में देखा जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को देखा जाता है। अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे विश्व के संदर्भ में, तो इसका सूत्र होता है पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या गुणा 1000। 1000 को गुणा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको हम प्रति 1000 पर व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से भारत के संदर्भ में स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। इस प्रकार से अपना जो एक क्वेश्चन बनता है कि लिंगानुपात किसे कहते हैं और लिंगानुपात को निकालने का सूत्र क्या है। इसके बाद कुछ 1 नंबर का जो क्वेश्चन अपना यहाँ से बन जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है,
तो उसमें हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप, और जिसका जो आंकड़ा है 1072। सबसे कम लिंगानुपात वाला ओशिनिया महाद्वीप जिसका 990 है। और यदि आपसे विश्व की बात की जाए कि विश्व का लिंगानुपात कितना है, तो विश्व का लिंगानुपात आता है 985। लेकिन यदि हम महाद्वीपों के अलावा देश की बात करते हैं तो संसार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो देश है वो आपका आता है लैटविया 1187, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो देश है वो आता है संयुक्त अरब अमीरात। अब हम देखेंगे कि विश्व के विभिन्न भागों में या विश्व में लिंगानुपात कम पाए जाने का कारण क्या है। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि 1000 पर मात्र 985 अर्थात लगभग 15 का अंतर आता है। और ये लिंगानुपात कम क्यों पाया जाता है, इसके मूलतः 3 कारण बताए गए हैं। यहाँ से अपना क्वेश्चन भी आता है कि विश्व में लिंगानुपात कम पाए जाने के क्या कारण हैं, तो इसके मूलतः 3 कारण माने गए हैं। सबसे पहला जो कारण है वो आता है महिलाओं के प्रति हिंसक प्रथाएं। एक आता है स्त्री भ्रूण हत्या, और एक आता है स्त्री शिशु हत्या। इस प्रकार से ये 3 मूलतः विश्व में लिंगानुपात कम पाए जाने के कारण माने गए हैं। अगले वीडियो में हम विश्व के लिंगानुपात और अन्य बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।